गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी अनीता सिंह। आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। वाक्य का तीसरा पार्ट यानी वाक्य जो है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य हम पहले से पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस वाक्य में प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों का समूह होता है उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। स्वतंत्र उपवाक्य हमने संयुक्त उपवाक्य पढ़ा है, उसमें दो स्वतंत्र उपवाक्यों का जोड़ा होता है, लेकिन मिश्र उपवाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्यों का जोड़ा नहीं रहता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। यानी एक उपवाक्य तो जो है प्रधान रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मिश्र उपवाक्य में दो उपवाक्यों का जोड़ा इसमें भी रहता है और दो उपवाक्य किसमें रहते हैं, संयुक्त वाक्य में भी रहते हैं। मैंने अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य रहते हैं और दोनों जो है स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र उपवाक्य में इसमें भी दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन पहले उपवाक्य पे दूसरा आश्रित रहता है या दूसरे उपवाक्य पे पहला आश्रित रहता है। यानी जो है आश्रित उपवाक्य चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें दो उपवाक्य होते हैं और एक पर दूसरा आश्रित रहता है। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जो है मैं उस लड़की से मिला था जिसे चोट लगी थी। अब देखो, मैं उस लड़की से मिला था, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, और जिसे चोट लगी थी ये हो गया आश्रित उपवाक्य। आपको समझ में आया होगा कि प्रधान और आश्रित क्या है। इसे हम अलग से भी देख लेंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। अभी सिर्फ ये समझिए कि मैं उस लड़की से मिला था जिसे चोट लगी थी। अगर इसमें हम देखें तो जिसे चोट लगी थी यह आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और मैं उस लड़की से मिला था यह प्रधान उपवाक्य हो गया। प्रधान उपवाक्य जो है अपना अर्थ प्रकट करता है, अर्थ देता है। जैसे मैं उस लड़की से मिला था, यह एक जो है एक पूरा कंप्लीट क्या है, वाक्य है। और जिसे चोट लगी थी यह क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। ये जिसे चोट लगी थी कहने से हमें इस वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी इसमें कुछ अधूरापन लग रहा है। यह जब इससे मिलेगा तभी ये पूरा अर्थ देगा, यानी प्रधान उपवाक्य से मिलकर ही आश्रित उपवाक्य पूरा अर्थ प्रकट कर पाते हैं। दूसरा है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यानी प्रधान उपवाक्य क्या है, सवेरा होना, जब सवेरा हुआ, और आश्रित क्या है, तब हम लोग बाहर गए। उसने मान लिया कि दोष उसका है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई होगी तो आगे हम पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से इसमें होते हैं, यानी मिश्र वाक्य में कौन से समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अव्ययों से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब और तो, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे ये समझिए आप, यहाँ अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा आपको। जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। अब किस लड़के की बात कर रही है, जो लड़का यहाँ आया था। अब यह क्या है, जो लड़का यहाँ आया था, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। वह बहुत बीमार है, ये तो कंप्लीट अर्थ दे रहा है ना कि वह बहुत बीमार है। तो अगर हम कहें कि वह बहुत बीमार है तो एक किसी वह जो है वो करता है, वो बहुत बीमार है, लेकिन इस वाक्य में जो है आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा, वो लड़का वो
जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। ये पूरा वाक्य जो है वो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पहला जो है आश्रित उपवाक्य है और दूसरा जो है वो क्या है, प्रधान उपवाक्य है। इस आश्रित उपवाक्य के बीच में भी हम ला सकते हैं, जैसे वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। अगर हम कह दें कि वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है, तो जो कल यहाँ आया था यह क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अंत में अब ये आश्रित उपवाक्य अंत में आ जाएगा, कैसे, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। जो कल यहाँ आया था ये क्या है, वाक्य का आश्रित उपवाक्य है, और वह लड़का बहुत बीमार है यह क्या हो गया, यह प्रधान उपवाक्य है। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, संयुक्त मिश्र जो है क्या बन जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। ठीक है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था यह क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। इसको हम थोड़ा सा पहचान कर लें, इसके बारे में एक ट्रिक जान लें कि इसमें दो वाक्य होते हैं तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। एक अर्थ की दृष्टि से, एक वाक्य तो अर्थ की दृष्टि से पूरा होगा जिसे प्रधान वाक्य कहेंगे, प्रधान उपवाक्य, और एक वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से अधूरा होगा जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। यानी एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य मिलकर मिश्र या मिश्रित वाक्य बन जाता है। उपवाक्य के भेद, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो ये प्रधान और आश्रित उपवाक्य कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या है, हम इसे जान लेते हैं। प्रधान उपवाक्य, यह उपवाक्य वाक्य का मुख्य भाग होता है, अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त करता है। यानी हमने पहले भी बताया कि प्रधान उपवाक्य जो होता है वह उपवाक्य का मुख्य भाग होता है और यह अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है। दूसरी परिभाषा हम देख लें कि यह वाक्य में किसी भी आश्रित उपवाक्य के बिना भी एक पूर्ण वाक्य के रूप में कार्य कर सकता है। यह वाक्य में किसी भी आश्रित उपवाक्य के बिना भी एक पूर्ण वाक्य के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कौन, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो है वह वाक्य में किसी भी आश्रित उपवाक्य के बिना भी एक पूर्ण वाक्य के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे कि हमने बताया कि दो वाक्य होते हैं और दो पूर्ण वाक्य मिलके संयुक्त वाक्य की संरचना करते हैं, और दो पूर्ण वाक्य जब मिल जाएंगे तो वो संयुक्त वाक्य की संरचना करेंगे। और एक अर्थ की दृष्टि से पूरा तथा एक अर्थ की दृष्टि से अधूरा जब रहेगा तो वो क्या करेगा, वो जो है मिश्र वाक्य का कार्य करेगा, यानी उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहेंगे। आश्रित उपवाक्य, अब हम ये दूसरा भाग क्या है उसका, आश्रित उपवाक्य। यह उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है और बिना प्रधान उपवाक्य के पूरा अर्थ नहीं दे सकता। जैसे मैंने उदाहरण देके बताया था आप लोगों को कि वह लड़का जो कल आया था बहुत बीमार है, तो जो आया था वह लड़का जो कल आया था यह क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। अब हम कहें कि वह लड़का जो कल आया था, तो ये बात खटक रही है ना कि हाँ जो लड़का आया था उसका क्या है उस लड़के का, तो अब ये बात जो है पूरी समझ में आपको नहीं आएगी। लेकिन हम अगर पूरा वाक्य कह दें कि वह लड़का जो कल आया था वो बहुत बीमार है, तब आपको क्लियर होगा कि अच्छा उस लड़के के बारे में बात की जा रही है जो कल आया था और बहुत बीमार है। लेकिन वाक्य अगर अधूरा करें, आश्रित उपवाक्य जो है वो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है, उसे कहने से किसी भी नतीजे पे आप नहीं पहुँचेंगे। वो प्रधान उपवाक्य पर जो है निर्भर रहता है, वो बिना प्रधान उपवाक्य के जो है किसी काम का नहीं रहता है। मतलब उसके बारे में हम जो है कोई जानकारी, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आश्रित उपवाक्य का जो है जब से वो प्रधान उपवाक्य के साथ नहीं मिलेगा तब तक वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि आश्रित उपवाक्य ये होते कौन कौन से हैं, आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, इनका भेद। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। यानी ये जो आश्रित उपवाक्य है ये टाइप में होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम इन तीनों के बारे में जानकारी देखेंगे। जब हम पूरी तरह से पूरी जानकारी ले लेंगे, पूरी जानकारी हमें जब हो जाएगी, वाक्य और उपवाक्य किसे कहते हैं, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कितने भेद होते हैं, जब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब हमारे सामने जब शब्द आएगा तो हम उसमें तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है।
आधी अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक होती है। इसलिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करें उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह कर्म सकर्मक कर्म यानी सकर्मक क्रिया और या पूरक यानी अकर्मक क्रिया का काम करता है जैसे संज्ञा करती है। यानी ये वाक्य में जो है जैसे संज्ञा काम करती है वैसे ही काम करता है कौन? संज्ञा उपवाक्य। जैसे संज्ञा हो गया, कोई एक संज्ञा है जैसे राम, अब राम जो है वो संज्ञा है, तो ये संज्ञा उपवाक्य भी जो है कैसे काम करेगी? वाक्य में संज्ञा की तरह ही काम करेगी। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही हम जो है उदाहरण देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि संज्ञा उपवाक्य संज्ञा की तरह कैसे काम करेगा। अभी देखिए आगे चलते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा उपवाक्य को पहचानने के लिए जिस शब्द में की का प्रयोग होता है, किसके पहले? संज्ञा के पहले। उपवाक्य के पूर्व जब हम उपवाक्य लगाएंगे, कोई उपवाक्य जोड़ेंगे तो उस उपवाक्य के पहले की शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम देखेंगे राम ने कहा कि, क्या है ये? की है ना। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। राम ने कहा, राम ने कुछ कहा, क्या कहा ना, तो ये तो हो गया आपका मुख्य वाक्य, यानी कि कौन सा वाक्य हो गया आपका? प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है, कि मैं पढ़ूंगा, यह क्या हो गया? ये जो हो गया ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा? ये मैं पढ़ूंगा ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा जो है ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य में भी अगर हम देखें तो संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि किसने? राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ की आया है। क्या आया है? की आया है। जिस वाक्य में की आ जाए उसमें मान के चलिए कि वो संज्ञा उपवाक्य है, उसमें आगे आने वाला जो उपवाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण देख लीजिए। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब यहाँ भी की आया है। वह कहाँ है ये क्या है? उपवाक्य है। मैं नहीं जानता क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है। और कि वह कहाँ है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य में भी कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको समझाया, इस वाक्य में मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। ये पूरा वाक्य है कि मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। मुझे लगता है, यह तो पूरा वाक्य हो गया आपका। पूरा वाक्य कौन सा? प्रधान उपवाक्य हो गया कि वह झूठ बोल रही है। अब यह वह झूठ बोल रही है, यह जो है क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। चलिए, दूसरा है विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में जान लें। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। ऐसे ही हमने एक मिलता जुलता उदाहरण पहले भी देख लिया है विशेषण उपवाक्य का। ठीक है, वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। इसमें जो, जैसे, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कौन कौन से शब्दों का? जो, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? जो, जैसा, जितना आदि, यानी इन तीन शब्दों का, जो, जैसा, जितना। ठीक है, आदि और एकाक है। इत्यादि लगाने का मतलब ही होता है कि कुछ जो छूटा है वो। ठीक है ना, तीन ही नहीं होंगे, एक्स्ट्रा एकाक और भी मिल जाएंगे आपको कहीं, लेकिन ये तीन जो है ये क्या है? मुख्य है ना। इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी बहुत मदद की। यहाँ क्या आ गया? जिसने मेरी बहुत मदद की। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी बहुत मदद की। ठीक है,
यहाँ जिसने मेरी बहुत मदद की विशेषण उपवाक्य है। जिसने शब्द से हम देखेंगे जितना, जिसने, ठीक है, इस तरह से वाक्य आएंगे तो ये मान लीजिएगा कि विशेषण उपवाक्य है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी बहुत मदद की। यहाँ जिसने मेरी बहुत मदद की विशेषण उपवाक्य है। वह लड़की जो कल नाच रही थी बहुत थक गई है। वह लड़की जो कल बहुत नाच रही थी बहुत थक गई है। यहाँ जो कल नाच रही थी विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसका तीसरा भाग है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करे उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। जैसे इन सब के बारे में हम एक एक उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें भी उपवाक्य रहेंगे, एक जो है प्रधान उपवाक्य रहेगा और एक क्या रहेगा, आश्रित उपवाक्य रहेगा। तो हम अब तो उदाहरण इतना पढ़ चुके हैं कि उदाहरण देख के हमें समझ में आ जाएगा कि हम जो है मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं कि सरल वाक्य पढ़ रहे हैं कि संयुक्त वाक्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य के जो है, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करे उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। जैसे जब मैं भारत में रहता था रोज फिल्में देखता था। जब मैं कहाँ रहता था, भारत में, स्थान की बात हो रही है। ठीक है, जब मैं भारत में रहता था रोज फिल्में देखता था। कहाँ रहता था, भारत में, यानी कि ये स्थान की बात कर रहे हैं, है ना, स्थान। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अब कोई नहीं रहता। जहाँ मैं रहता हूँ ये भी स्थान की बात हो रही है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अब कोई नहीं रहता। जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता। यह जो है क्या, किसकी बात कर रहे हैं, रीति की बात कर रहे हैं, तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता। गाड़ी इतनी तेज चल रही है जैसे हवाई जहाज हो। गाड़ी यानी तेज, क्या है, गाड़ी चलने की विशेषता क्या है, तेज चल रही है। कौन चल रहा है, तेज, गाड़ी। तो यहाँ जो है विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता क्या है कि तेज चल रही है। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी जैसे हवाई जहाज हो। यदि तुम चाहो तो वापस लौट आओ। यदि तुम चाहो, यदि और तो यहाँ क्या है, ये दोनों क्रिया विशेषण है। यदि तुम चाहो तो वापस लौट आओ। दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली न आ जाए। ताकि यहाँ क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ताकि, दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली न आ जाए। एक पूरा शब्द यहाँ पे कंप्लीट शब्द क्या हो रहा है, दरवाजा बंद कर दो, और बिल्ली न आ जाए, ताकि बिल्ली न आ जाए, ये क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए न आ सका कि मेरी तबीयत खराब थी। मैं इसलिए न आ सका कि मेरी तबीयत खराब थी। भाई मैं इसलिए न आ सका, मेरी तबीयत खराब थी, यहाँ पूरा वाक्य है। ठीक है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं न आ सका। आप लोगों को अगर मिश्र वाक्य समझ में आ गया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो है कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कोई कमी रह गई है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। जय हिंद।